बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कल चूँकि हुक्मरान जमात के लिए ही मसाइल हैं और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फिर एक और मुश्किल मरहला, बजट की मंजूरी पंजाब से भी, सरहद से भी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से भी और मरकज़ से भी। पंजाब में भी इनको चैलेंज किया हुआ है और मरकज़ में भी चैलेंज किया हुआ है और उनके अपने लोगों ने किया हुआ है। मीटिंग भी हो रही हैं, कोर कमेटी के इजलास भी हो रहे हैं, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि बराह रास्त कोशिश की जाए कोई इन्फॉर्मेशन लेने की, फ़र्स्ट हैंड नॉलेज, फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं और बहुत ही करीब तरीन समझे जाते हैं, समझे नहीं जाते बल्कि हैं भी, तो हमें शायद कोई ऐसी बातें बता दें कि जिससे कोई मुल्क की सियासी सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके। तो जनाब फैसल भाई ये बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है? बगावतें कुचली जा चुकी हैं या बगावतों को कुचलने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बना दी गई है और वेट एंड सी, गो स्लो पॉलिसी, एग्रेसिव, क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया साबिर साहब। देखिए साबिर साहब, मेरे ख्याल से बगावत ज़रा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। इख्तलाफ राय तक हम रहें तो बेहतर था मेरी असेसमेंट के तहत, और वो काफ़ी हद तक मामलात सुलझ गए हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि फैमिली का इशू तहरीक इंसाफ का इशू तहरीक इंसाफ के अंदर ही रहना चाहिए था। चाहे उसमें अगर मुझे भी कोई रिजर्वेशन है तो मैं जाके अपनी पार्टी या अपने वज़ीर आज़म से जाके उसको बात कर लूँ, समझा लूँ या समझ लूँ। बट वो जब बाहर आ जाती तो उसके अंदर स्पिन बॉल भी आ जाती है, उसके अंदर स्पिन इफेक्ट भी आ जाता है, क्रिटिसिज्म भी आ जाता है, तमाशा भी लग जाता है। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें साबिर साहब, असूलन कोई ग्रुप बंदी नहीं होती। जैसे अगर मुझसे आप पूछें 12-14 साल के अंदर अल्लाह ताला ऊपर है, और अगर सियासत की बात आप मुझसे करेंगे तो मेरी लॉबी जो कल थी वही आज है और वही आगे रहेगी, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, क्योंकि हम सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उनको लीडर माना है। और लीडर जब आप मानते हैं तो कईयों की स्टैटिस्टिक अप्रोच होती है कि जी वो, और कुछ की ब्लाइंड फॉलोइंग होती है। हम जैसे लोगों की ब्लाइंड फॉलोइंग है, हम ना किसी शाख से उठ के आए हैं। अगर आज हमें कोई प्रॉब्लम मुझे हो जाए और ऐसी प्रॉब्लम हो जो मैं समझूंगी मैं जस्टिफाइड हूँ और मेरी नहीं सुनी जा रही, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं सरेंडर कर दूँ या पार्टी से निकल कर बात करूँ। पार्टी के अंदर रहते हुए ये मुनासिब नहीं है कि जिसको अल्लाह ने आपका वसीला बनाया है उसको आप बाजार में क्रिटिसाइज करें। वो बर्दाश्त ना हुआ था, ना है, ना आगे होगा। नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए फैमिली मेम्बर्स में जब बातें होती हैं तो जैसे मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के लोग थे, तहरीक इंसाफ की फैमिली में से मेजॉरिटी को तो मैं जानता भी नहीं जिन्होंने मेरे वाली बात की, लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर मेरा घर का मामला था। लेकिन अगर यही बात, लेकिन आपने तो बहुत रिस्पॉन्ड नहीं बल्कि आपने बहुत खुल के बातें की हैं। देखिए साबिर पहले ज़रा उनकी गुफ्तगू सुन लें, उस ग्रुप की जिन्होंने भरे मजमे में आके सब कुछ कहा, ज़रा सुनाइएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप। हमें बहुत मुस्बत रिस्पांस वज़ीर आला साहब का मिला। हमारे साथियों के कई गिले शिकवे थे, कई मसाइल थे, उनके लिए हदायत जारी की उनको हल किया जाए। इस तरह के मसाइल थे, वो अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं। उन्होंने हमारे साथ पूरा वादा किया कि आपके इलाके के डेवलपमेंट और जो लोगों के मसाइल हैं हम हल करेंगे। आज हमारा सीएम पंजाब ने एक डीएस लगा दिया है। वो डीएस हमारे जितने भी पंजाब ज़िला के लोग हैं, जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप के, उनके तमाम मसाइल को हल करवाएगा। तो ये डिप्टी सेक्रेटरी लगाए जा रहे हैं और पैरेलल एक सिस्टम तरतीब दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, वो कहते हैं सारे मुतालबात भी हमारे पूरे हो गए, तो क्या वाकई मुतालबात पूरे हो गए? साहब साहब देखिए, जो सीएम पंजाब फैसले ले रहा है उसका तो मेरा ना राइट बनता है ना प्रोगेटिव है कि मैं उस पर कोई कमेंट करूँ। वो तो सीएम साहब जाने, ये उनका सूबा है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था वही बात बता रहा था कि देखिए साबिर साहब, वज़ीर आज़म पे ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था ना आगे होगा, पॉइंट ब्लैंक। इसमें शिद्दत भी बहुत तेज़ी से आ सकती है, और जब मैं शिद्दत की बात करता हूँ ज़बानी गोलाबारी की बात, यानी उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला रहेंगे 100%। अल्लाह की ज़ात हटा सकती है, उनको कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली ऐसी कोई तब्दीली ना है ना कोई तब्दीली होने वाली है। ठीक है, पॉइंट ब्लैंक। ठीक है जी। वज़ीर आज़म चाहे सुबह आपको लगा दे, मुझे लगा दे, क्योंकि वो हेड है, वो उनका प्रोगेटिव है, उनके पास ही रहना ना चाहिए। आप लग सकते हैं ना मैं लग सकता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो सर इस मुल्क के अंदर जेल से
वज़ीर आज़म की कुर्सी तक लोग बैठ गए हैं, पहुंच गए हैं, तो वो तो हम नहीं कह सकते। जो मैं कह रहा था साबिर साहब वो ये कि देखें जी, मेरा कोई इख्तलाफ पार्टी के अंदर नहीं है। जो मैंने बातें की वो वज़ीर आज़म की ज़ात पे जब बात आएगी इससे ज़्यादा शिद्दत होगी और इससे ज़्यादा इंटेंसिटी मॉरल भी होगी, वर्बल भी होगी और फिजिकल भी होगी। सुना है आपने जो SHO भेजने की धमकी दी थी उसके बाद ये मामला ठंडे हुए हैं। साबिर साहब जरा सुनाना जी। इस पूरी ग्रुप की एक SHO की मार है, अभी आपको बता रहा हूं, एक SHO। वैसे यू आर रियली अंडर एस्टिमेट I am very confident what I'm saying। साबिर साहब देखिए, SHO भेजा था वैसे कि साबिर नहीं? साहब देखिए, मैं ये सर्विस वापस लेनी थी। देखिए साबिर साहब मैं आपको बताऊं। अच्छा साबिर साहब मैंने भी कुछ कहना है। बिल्कुल जी, आए इसके बाद। साबिर साहब देखिए, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आपकी जो कमिटमेंट है ना अपनी पार्टी के साथ, वो ये कमिटमेंट नहीं होती कि आपने अच्छा बुरा कर दिया। वजीर आजम से हट के मेरे ऊपर इसी पार्टी के, मेरी फैमिली के लोगों ने, मेरी फैमिली मेंबर्स ने पार्टी के बहुत कुछ बोला जिनको मैं जानता नहीं था। लेकिन यही मेरी पार्टी के लोग नहीं होते तो मैं ज़बानी जवाब भी देता और दूसरा जवाब भी देता, और पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं कितना केपेबल हूँ क्या करने के लिए। लेकिन मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला, आज भी नहीं निकाल रहा हूँ, इसलिए कि मेरा घर है। लेकिन घर में मेरे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वजीर आजम पे बात आ जाएगी तो तरीक़ेकार अगर डिसेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने वर्कर वो है उतना वर्कर मैं हूं। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि सीनियरिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर का रिप्लेसमेंट कोई है मेरी पार्टी के अंदर, तो कोई नहीं है, ना हम मानते हैं ना मानेंगे। और हमारे जैसे तो बहुत खुल के बहुत दफा काबीना में बहुत सारी बातें की है, मुझे किसी का डर नहीं अल्लाह की जात के अलावा, मैंने खुल के साबिर साहब बातें की हैं। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, जहांगीर तरीन साहब के लिए परसेप्शन है पब्लिक का, जब लोग छुप छुप के हमारी पार्टी से बात करते थे ना, जब ये सब इख्तलाफात शुरू हुए तो लोग छुप के बातें करते थे। मैं वाहिद एक कैबिनेट का वजीर था जो जहांगीर तरीन साहब से बात करता था और इमरान खान साहब की नॉलेज में होता था। और मैंने हमेशा कोशिश की कि जहांगीर तरीन साहब और प्राइम मिनिस्टर के बीच फासले खत्म हो, और मैं अपनी जात के तौर पे जहांगीर तरीन साहब को बहुत पसंद करता हूं। लेकिन आज भी आप मुझे कहेंगे कि जहांगीर तरीन साहब या कोई और, या मैं या कोई और इमरान खान बन सकता है, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। फासले कम करने की कोशिश आप अभी भी कर रहे हैं? साबिर साहब, अगर एक एलिगेशन है, मुझे उम्मीद है उस एलिगेशन से मेरी ख्वाहिश भी है कि निकल आए, लेकिन मैं फासले कम करने के लिए आज भी तरीन साहब को जितना भी पंप कर दे, मैं आज भी उनको फोन करूंगा, मैं उनके घर जा सकता हूं। मैं वजीर आजम को भी हमेशा मुस्बत बात ही करूंगा। आखिरी बार कब बात हुई है जहांगीर तरीन साहब से? 20 दिन महीना पहले। 20 दिन महीना पहले? ये ताज़ा तरीन जो कार्रवाई हुई उससे पहले? जी उससे पहले जी। तो आपने राब्ता नहीं किया या उन्होंने? सर मेरा कोई राब्ता रुका हुआ ही नहीं है। अगर अभी मैं यहाँ से उठ के चाहूँ तो मैं तरीन साहब के घर जा सकता हूँ, मैं तरीन साहब से बात कर सकता हूँ। मैं वजीर आजम से छुप के कोई काम नहीं करता। उनकी भी कोई कॉल नहीं आई? नो, इस दौरान नहीं। पंप करने वालों का जरूर फोन आए, दोनों तरफ से आए होंगे उनकी तरफ भी। लेकिन अगर आप मुझसे, फिर मैं वो कहूँगा कि अगर जहांगीर तरीन साहब की इमरान खान पार्टी के अंदर कुर्बानियाँ या चीज़ों के अंदर बात करूँगा तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वैसे भी उनकी कामयाबी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरे लिए सर कोई भी इमरान खान ना था, ना है, ना होगा। चॉइस साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? चॉइस साहब। नहीं साबिर शाकिर साहब, अगर तो फैसल वाडा साहब का ये केस है कि ये इमरान खान के बड़े लॉयल हैं और पार्टी में बड़े कमिटेड हैं और अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और डैम के जो काम हो रहा है उसमें यही वजीर है। हैविंग सेड दिस, अगर 249 के हल्के की बात ली जाए तो उसका डिस्क्रेडिट किसके माथे पर मला जाएगा? फैसल वाडा। अगर इन लोगों को गालियां देंगे और वो आगे से आपको गालियां दे देंगे तो इसके कौन जिम्मेदार? वो भी वाडा साहब। और हालत ये है, आपने बड़ा फखरिया कह दिया कि जी वो अभी फलां नहीं हटेगा। भाई हम तो चाहते ही नहीं हटे, हम तो चाहते हैं आप पूरा टर्म पूरी करें। और आपका हर बंदा, आप जो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द वो कहते जी बस हम तो असम्बली तोड़ना चाहते हैं। भाई खुदा का खौफ करो, जो स्ट्रेंथ आपकी पहले दिन थी आज भी वही है। व्हाट इज गोइंग ऑन? आप फैसल वाडा साहब क्या खिदमत कर रहे हैं कौम की या पार्टी की या इमरान खान की? नहीं गुलाम साहब, मुझे नहीं पता कि आप किसको खिदमत कहते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे मेरी कमिटमेंट की बात करेंगे तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरे पाकिस्तान को ये बात पता है कि मुझे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा तो इस पार्टी में लग गया। अगर आप मुझसे राम हुसैन साहब ये पूछेंगे कि मैंने वजारत में क्या किया, तो अल्लाह की मेहरबानी है कि वजारत में वो काम 65 साल बाद हुई। क्रेडिट सारा मेरी टीम और इमरान खान साहब को जाता है, लेकिन क्योंकि इंचार्ज मैं था तो आज भी जो मोस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री है उसमें सिक्का जो चल रहा है वो
आबी वसाइल का ही है। जो डैम्स में हमने इनॉग्रेशन नहीं की, हमने डैम्स के पैसे अरेंज किए, डैम्स को स्टार्ट करवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो गए, और वाहिद 65 साल का एक वजीर हूं। फिर मैं कह रहा हूं क्रेडिट सारा मेरी टीम को जाता है और वजीर आजम को जाता है, लेकिन क्योंकि मैं उस कुर्सी पे बैठा हुआ था उसका हिस्सा मेरे पास इसलिए लग जाता क्योंकि मैं हेड था उसका। ये वाहिद मिनिस्ट्री है जिसकी क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनली पूरी दुनिया में है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वजारत से बैठ के अपने मातहत डिपार्टमेंट के अंदर खुद गारंटी इशू कर सकता हूं। और आज भी जो यूरो बॉन्ड आ रहा है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला बॉन्ड है जो इतना वाइब्रेंटली लाइन लगा के लोग खड़े हुए। और मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, कोई प्रोजेक्ट के अंदर, हर प्रोजेक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, हर प्रोजेक्ट के अंदर नैब है, हर प्रोजेक्ट के अंदर मिनिस्ट्री, हर प्रोजेक्ट के अंदर डिपार्टमेंट है। हम ओपन तब भी थे, आज भी है, और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं अदालतों का कि उन्होंने डैम के मामले में बहुत पाकिस्तान के लिए वो काम किया जो यूजुअली कोई दुनिया में लोग नहीं कर सकते। 249 की यहाँ पे बात है। देखिए आपका हल्का था, देखिए आप उसमें मुतहरक नजर भी नहीं आए, देखिए साहब और हल्का भी हार गए। साबिर साहब देखिए मेरी बात सुने, हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि जो 249 का रिजल्ट था वो मैं राइटिंग में वजीर आजम साहब को 45 डेज पहले दे चुका हूं, और जो मैंने लिखा था वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उसका एक पैराग्राफ कुछ हिस्सा मैंने गवर्नर सिंध के भी हवाले कर दिया था कि रिकॉर्ड बना लो। तो रिस्पॉन्सिबल आप उसमें किसको कहा था आपने? देखिए गवर्नर सिंध को कहा था या अली जैदी को कहा था या आपने आपको कहा? देखिए साबिर साहब, मेरे लिए बड़ी नामुनासिब बात होगी अगर मैं अच्छे का क्रेडिट अपनी तरफ लेने की कोशिश करता हूं तो बुरे का क्रेडिट भी मुझे फेस करना चाहिए। लेकिन अगर 10 लाख की आबादी के अंदर 35 साल में जो मुझे फंड मिला वो फंड कौम की मर्जी से लगा। और मैं आखिरी बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जी मुझे हराया गया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो 6ठे नंबर की पार्टी थी वो पहले नंबर पे आ गई, और वो भी 12:30 बजे के बाद। तो सर, ये नामुमकिन सी चीज। सर देखे ना, बात ये है 249 तो फिर आप फैसल वाडा साहब अपनी ये 249 की डिफीट जो है वो फैसल वाडा की वजह से हुई है। आप इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं थे ना, आपको रोका गया था। मैं आया तो मुझे इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया, ठीक है, जो मैंने, और मैं तो अभी भी आपसे कहूँ, देखिए अगर मैं ये बात कोई ये जितने भी वोट पड़े या जो भी हम बने हैं वो अल्लाह ताला की रहमत अपनी जगह के ऊपर बेशक है, माँ बाप की दुआ है, लेकिन वसीला हमें किसी ने वोट नहीं दिया। हम तो काउंसलर का, मैं तो बड़ा फखरिया बोल सकता हूं, मैं काउंसलर का इलेक्शन में जीत सकता था। मेरे ऊपर मोहर थी इमरान खान साहब की, उनकी ईमानदारी की, उनके विजन की, मुझे उन्होंने लोगों ने वोट दिया, और आज भी जहां मैं खड़ा हूंगा मुझे फिर उम्मीद है कि मुझे वापस जीत मिलेगी। ये जो वोट बैंक गिरा है इसका जिम्मेदार कोई 3 वजूहात क्या थी? क्यों आपको वोट नहीं मिले? पीटीआई को वोट क्यों नहीं मिले? पार्टी के अंदर के इख्तलाफात थे, अली जैदी, गवर्नर सिंह, फैसल वाडा, या फिर मजमूई तौर पे कोई आपकी कारकर्दगी ऐसी नहीं थी पार्टी की? तो साबिर साहब वो पंजाब के भी आ रहे ने, देखिए वो सीट इनकी नहीं थी ना सर। साबिर साहब देखिए, ये सीट इनकी थी, पीटीआई की सीट थी। जय साहब, मैं आपको उसका जवाब सिर्फ एक ही लफ्ज में दे सकता हूँ, गुंडों का मुकाबला, बदमाशों का मुकाबला गुंडागर्दी और बदमाशी से ही हो सकता है, शराफत और दर्द से नहीं हो सकता। ये मैं वजीर आजम साहब को भी कह चुका हूँ, आपके तवज्जुह से भी कह रहा हूँ, मैं इसी के ऊपर इसको समझता हूँ और इसी को मानता हूँ। फैसल वाडा साहब, ये जो नैरेटिव है ना, अगर हम इसको ले लें कि इस तरह, तो फिर इसका मतलब है कि पिछला इलेक्शन और आइंदा इलेक्शन वही जीतेगा जो गुंडागर्दी में बेहतर होगा। सर आपने कभी, आपकी तजुर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है, हम साहब का भी बहुत ज़्यादा है। सर मुझे एक बात बताएं, कभी आपने सिटिंग हुकूमत को इलेक्शन हारते देखा है? तो ये तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस नजरिए का, उस जर्फ का आदमी नहीं है जो जर्फ के लोग हमें इस मुल्क के अंदर मिले, जो लूटते हैं, भागते हैं, फिर आते हैं, फिर कुर्सी पर आते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा अलमिया है पीटीआई के लिए कि ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई जीत ही नहीं रही, ना अपनी सीटें ना किसी और। क्योंकि सर जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं उस तरीके से इलेक्शन, ये तो परवरदिगार का करम था कि ये इलेक्शन, आपको पता है ना अगला इलेक्शन भी इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करवाना है। देखिए सर, मैं इलेक्शन कमिश्नर को तो से मोस्ट, मेरे साथ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड पे ठप्पे लगाए जाते हैं, बैग उठाए जाते हैं। अभी आप मुझे बताएं 249 के इलेक्शन कमीशन के अंदर बैग गए हैं, सीलें टूटी में 6 दिन पुलिस के पास वो बैग थे, तो सिंध पुलिस के पास अगर कोई बैग था और उसकी सील टूटी हुई तो क्या उसमें मुझे कोई रॉकेट साइंस से बताने की उस पर क्या हुआ है? और 12:30 बजे का रिजल्ट सारे बदल गए। एक लीड जो 6ठे नंबर पे थी ये पार्टी, पीपल्स पार्टी। आपके असेसमेंट में किसने जीतना था 249 में? देखिए जो मुकाबला था वो हमारा
और नून लीग का था। नून लीग का ठीक है, क्योंकि ये सीट तो पहले इंपॉर्टेंट थी नहीं, ये तो सीट तब इंपॉर्टेंट बनी अल्लाह के फजल से जब शहबाज शरीफ और मैं ग्राउंड पे आए, वरना तो इस सीट पे आने को तैयार नहीं था और सबसे डिफिकल्ट एरिया कराची का। लेकिन इस मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर आप एक न्यूट्रल एनालिसिस कराएं तो जितना प्रोपेगेंडा और या परसेप्शन क्रिएट गई उतने ये बुरे हालात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये ट्वीट है, डिलीट कर दिया उन्होंने। डिलीट कर दिया। तो ये क्या हो रहा है? जो 65 साल से हो रहा है, यानी कि वो आपकी बात क्यों नहीं मान रहा? EVM की ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको फ्रॉड कह रही है और फ्रॉड कहने वालों के जो प्रोग्राम है वो ट्वीट कर रही है। और साबिर साहब मैं किस और होऊंगा। यहाँ तो ऐसा भी हुआ है कि अकाउंट्स में पैसे आ गए और शहबाज शरीफ बाहर है, मुल्क से जाने को तैयार है। ये एक अजीब ही मुल्क के अंदर तमाशा आपने कभी देखे? एक आदमी 3 दफा मुल्क से भागा है, मफरूरी काटी नवाज शरीफ ने, और वो फिर वापस आया, फिर वजीर आजम बन गए। तो मुल्क के अंदर मेरा तो कसूर नहीं है ना। चले सर, वो तो है ना, ये तो आपके अंडर है ना सर। हमारे अंडर काश हम बाकियों की, तो मैंने आपसे कहा ना, इस मुल्क को चलाने के लिए, इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए पहले गुंडागर्दी करनी पड़ेगी, फिर गुंडों के बाद आप फरिश्तों को लाएंगे। तो हम प्राइम मिनिस्टर फरिश्तों को चलाना चाहते हैं, सामने लोग गुंडे, कैसे चलेगा मामला? अच्छा, ये आपने अभी बताया था कि कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, तो मेरी जो इतला नहीं, वो जो जहांगीर तरीन ग्रुप वाले कह रहे हैं ना कि हमारे सारे मुतालबात मान लिए, DS भी लगा दिया उन्होंने कहा, डिप्टी सेक्रेटरी भी लगा दिया, इधर वो नहीं DS डिप्टी सेक्रेटरी भी लगा दिया। नज़ीर चौहान साहब अभी बता रहे थे और उन्होंने कहा कि पैरेलल हमारा अब वही डील करेगा, हमारी जो भी बातें हैं उनके ज़रिए। और उसके बाद ये जहांगीर तरीन साहब के DPO भी लग गया, उनकी मर्जी और है भी जूनियर। तो ये सारे मुतालबात माने जा रहे थे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी वालों को भी बुलाया और उस्मान बुज़दार साहब को भी बुलाया। हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ख़बरदार किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ किया और बजट मंजूर करवाने के चक्कर में अगर कोई रियायतें दी, तो उस्मान बुज़दार साहब ने कोई वहाँ पे वजाहतें भी की हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा बजट मंजूर नहीं होता तो ज़्यादा क्या गवर्नमेंट चली जाएगी। देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान किसी क्रिमिनल करप्शन की एक्टिविटी में अपने बेटे को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके पास बैगेज नहीं है, ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ना कोई NRO देगा उसमें मैं हूँ, कोई और है, नवाज है, XYZ है, किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट गिरती है गिर जाए, इक़्तिदार गिरता है गिर जाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट गिरती है गिर जाए, फेडरल गवर्नमेंट गिरती है गिर जाए, जान जाती है जान चली जाए, जान लेनी पड़ती है जान लेनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के ऊपर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर। प्राइम मिनिस्टर की पैदाइश के अंदर उसके अंदर उसकी एक जीन्स का हिस्सा है कि वो गलती आपकी माफ़ कर सकता है, करप्शन आपकी माफ़ नहीं कर सकता। और ये करप्शन उसकी अपनी ज़ाती जेब की नहीं है, पाकिस्तानी करप्शन है, आम गरीब आदमी की करप्शन है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर हाँ, फ़र्क ये इमरान खान साहब की सोच में कि अगर किसी पे गलत इल्ज़ाम है और वो निकल आता है उससे बाहर, तो वो चाहे नवाज का आदमी हो, पीपल्स पार्टी का हो या तहरीक इंसाफ हो, और अगर नहीं निकलता तो नवाज और पीपल्स पार्टी से पहले ज़्यादा सख्ती PTI वाले के ऊपर होगी। ये मैं आज नहीं 20-10 साल पहले भी ये बात उस्मान बुज़दार साहब ने भी, कोई 2-4 वज़ीरों ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा कि ज़रा JKT के मामले में हाथ नरम करें, बजट मंजूर करवाना है, गवर्नमेंट भी चलानी है, इस तरह ना करें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको डांटा है। सर मैं समझ सकता हूँ कि अगर ये खबर है तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की टेंडेंसी डांटने से ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा है। अगर डांटा है तो फिर भी प्रोग्राम में लाइव बैठा हूँ, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। तो मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर का आगे मैं समझता हूँ किसी की जुर्रत भी नहीं बात करने की। चलें लेट्स पुट इट दिस, कोई ये बात कर ही नहीं सकता वज़ीर आज़म से, कितना ही क्लोज हो, कितना ही करीब हो और कितना ही बड़ा आदमी हो। प्राइम मिनिस्टर से किसी की जुर्रत नहीं है कि ये बात कर सके जी हौला करें, करप्शन है तो आंख बंद कर दें, हुकूमत चलानी बजट। मैं नहीं मानता, ये सब हेयर से है सर, सब खबरें और कुछ नहीं। खबरें नहीं, बेबुनियाद है। आपकी मैं क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहा। आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों ने जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया, उनके ग्रुप से भी किया, फिर उस्मान बुज़दार साहब ने भी कहा कि आप, क्योंकि काम तो उन्होंने कहा मैंने करना है, पंजाब में मैं हूँ तो बस मैं आपको एडजस्ट कर लूँगा, लुक आफ्टर मैं करूँगा। तो ये ख़बरें पहुँची वज़ीर आज़म इमरान खान तक। तो फिर उन्होंने छुट्टी के दिन इतवार के रोज़ कोर कमेटी को भी बुलाया और उस्मान बुज़दार साहब को भी बुलाया कि ख़बरदार अगर आपने किसी ने भी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की या अकाउंटेबिलिटी पे आके कोई कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की, मुझसे बाला बाला। सर ना
मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ना किसी की जरूरत है, ना कोई कर सकता है, ना ये तरीके इंसाफ के होते हुए जिसका नाम ही तरीके इंसाफ हो, जिसमें स्ट्रगल, ख्वारी, परेशानियाँ, सर्दी गर्मी इमरान खान ने देखी। हम तो फल खाने वाले में से हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि जिसकी हर कुर्बानी मौजूद है, 22, 24 साल, 25 साल हो गए इस बात को, वो किसी के कहने पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और ये सरकार अगर उसको चाहिए होती या ये गवर्नमेंट में आना होता तो मुशर्रफ के दौर में आया था। कि देखिए, आपको समझना पड़ेगा साबिर साहब, इमरान खान वो आदमी नहीं है जिसके ऊपर नैब के केसेस हों, जिसकी फैक्ट्रियाँ चल रही हों, जिसके बेटे लूटमार कर रहे हों, जिसको आप जब चाहें बाहर कर दें बीमारी के ड्रामे के ऊपर या अंदर कर दें। जब इमरान खान लड़ाई लड़ेगा वो खुल के लड़ेगा, और उसके लिए टीवी की कवरेज की उसको जरूरत नहीं। वो इंटरनेशनल स्टार है और पैदाइशी स्टार है, उसके लिए उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम होगा। मैं आपको तवज्जुह से सबको ये बताना चाहता हूँ, इक़्तिदार इमरान खान की कमजोरी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया या वो अपोजिशन में बैठे तो फिर वो जो लड़ाई लड़ेगा वो बहुत खौफनाक होगी। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, इमरान खान का इक़्तिदार रहे ना रहे, इमरान खान अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसके लिए किसी हद तक की कुर्बानी करनी पड़े और चुप करके पीछे भी नहीं बैठेगा। उसकी लड़ाई भयानक और खौफनाक होगी। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद पूछते हैं लड़ाई कितनी भयानक होगी। वेलकम बैक नादरीन। आज एक अहम तरीन बैठक हुई थी ISI हेडक्वार्टर में। अहम तरीन इजलास था और काफ़ी देर जारी रहा, बल्कि 2-3 घंटे से ज़्यादा जारी रहा और तफसीली ब्रीफिंग्स हुई। और इस तरह का इजलास शाज़ो नादर ही होता है, क्योंकि आज के इजलास में ISI हेडक्वार्टर था, ज़ाहिर DG ISI उसकी मेज़बानी कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेकिन उनके साथ थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, नेवल चीफ पाक बहरिया के सरबरा और एयर चीफ पाक फ़िज़ाइया के सरबरा भी मौजूद थे। वफाकी वज़रा में फवाद चौधरी साहब थे, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। और आज की ये जो ब्रीफिंग्स और तफसीली, उसमें हमारी इत्तलात के मुताबिक सरकारी बयान भी जारी किया गया, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक भी इसमें ख़ास तौर पे जी अफ़गानिस्तान का मामला और अफ़गान लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान की तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद वहाँ पे जो उनकी लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और फिर इंडिया की वहाँ पे शरारतें वो भी ज़ेर बहस आईं। फिर ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया क्या अज़ाइम रखता है और इंडिया के अफ़गानिस्तान में अमरीकी और गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के बाद क्या सूरत हाल होगी, ये सारी सूरत हाल। फिर ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट की सूरत हाल पे भी बातचीत हुई, इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और फ़लस्तीन का मामला, और इस बात पे खुशी का इजहार किया गया कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है फ़लस्तीन के मामले में वो बहुत ही अच्छी रही। और एक मौजू था जी, कोरोना से निमटने के लिए मज़ीद मौसर इक़दामात किए जाएँ। तो ये एक अहम तरीन इजलास था। चौधरी साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? नहीं, भारत ये बहुत अहम इतला है, सब इससे बड़ा फोरम ही कोई नहीं है। तो वहाँ अगर कौमी सलामती से रिलेटेड मामला तो होंगे तो ये इजलास किया जाता है, वरना तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हैज़ वेल प्लेड, आई मस्ट से। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में वहाँ जो स्टैंड लिया, फ़लस्तीन के इशू पर इसराइल का मुकाबला किया और उन लॉबीज़ का मुकाबला किया, वो पाकिस्तान के लिए और इस हुकूमत के लिए काबिल फ़ख्र बात है। हैविंग सेड दिस, मैं फैसल वाडा साहब से जो बात पूछना चाहता हूँ ना, ये उनको गुंडागर्दी, कभी उधर हमें ले जाते हैं, कभी इधर, ये कभी नवाज शरीफ को कत्ल करवाने टीम भेज देते हैं लंदन में, कभी यहाँ कुछ हो रहा है, कभी शहबाज शरीफ जा रहा है उसको रोक रहे हैं, कभी निसार को हलफ नहीं। और मैं कहता 3 साल की जो आपकी कारकर्दगी है, आप जो इतने बेचैन हो रहे हैं असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन कराने की, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट टू गो टू द पोल्स? देखिए गुलाम हुसैन साहब, परफॉर्मेंस में तो आपको सबसे बड़ा शौक हमारे मुखालिफ और दुश्मनों को यह है कि वो उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट कामयाब हो रही है। जो ग्रोथ रेट आया है वो अब उस पर बहस शुरू हो गई कि वो गलत है, ये है, वो है। आप एक्सपोर्ट्स देख लें, कोविड के दौरान जहाँ पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की इकॉनमी मेल्ट कर गई, हम कहाँ खड़े हैं। कोविड कंट्रोल की बात आप देख लें, आप गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग देख लें, गाड़ियों के प्लांट्स देख लें, स्टॉक एक्सचेंज देख लें, टेक्सटाइल के अंदर
जो पैकेज दिया गया है वो देख लें, लेबर की शॉर्टेज देख लें, आप सब कुछ देखें और कंपेयर करें और मुझे बताएं हम कहां गलत है। एक चीज है जो हमारा सबसे बड़ा मसला था, है और उसको एड्रेस करने रह गया है, और वो एक आखिरी चीज है जो हमें जहेज और वरासत में महंगाई मिली। जिस दिन वो काबू हो गई उस दिन यही लोग जो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही लोग भी शर्मिंदा होंगे, और जो क्रिटिसाइज हम पे कर रहे हैं मीडिया के लोगों के अलावा, आप कोई चीज करते तो आप मुल्क के फायदे के लिए बात कर रहे होंगे, वो दिन हमारी कभी कर रहे आना होंगे, है। लेकिन जो दुश्मन है हमारे, कब आएगा दिन? दिन के सर बाद 3 साल में 65 साल का सफर हमने पूरा किया है। प्राइस हाइक नीचे आ गई है। सर ये जो आप देख रहे हैं, जिस माफिया पे हाथ डालें, जिसकी दुम पे पैर रखें, वो नई नई कहानी करता है। हमारे पास कानून के अंदर वो गुंजाइश नहीं है, लेजिस्लेशन हुई नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा अपनी मर्जी का मालिक है। ये सारी प्रॉब्लम्स, कोविड, माफिया, दुश्मन, क्रिमिनल्स, सबको देखें और एक वजीर आज़म इमरान खान साहब को देखें तो आप भी उनके लिए दुआ गो भी रहेंगे और उनको थपकी भी देंगे और शाबाशी भी देंगे कि ये आदमी अभी भी खड़ा है, कर रहा है और निकाल रहा है भंवर से पाकिस्तान को। अच्छा जी, आज का जो इजलास हुआ उसमें मजीद 2 वज़रा इंपॉर्टेंट वो थे, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब भी मौजूद थे। तो फैसल वाडा साहब, आज का ये जो मीटिंग थी ISI हेडक्वार्टर, तमाम सिविल और अस्करी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, तो इसका कोई सियासी फ़ायदा भी होगा गवर्नमेंट को? देखिए साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जब भी आर्मी से मुलाकात को देखते हैं तो उसमें कहीं सियासी एंगल, क्योंकि हमारा तर्ज सियासत के अंदर 65 साल में ये रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ रूटीन थिंग। ही इज़ द बॉस ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑल्सो, इमरान खान साहब, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है, प्लान किया जा रहा है, डिस्कशन की जा रही है, डिबेट की जा रही है। इट्स नॉर्मल रूटीन, जैसे आप लोगों के यहाँ शो से पहले मीटिंग होती है वैसी ही मीटिंग है। उसमें ये ज़रूर है कि नेचुरली बॉर्डर से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आर्मी डिसाइड करेगी कि उनका प्लान्स क्या है, वो ट्रेंड है उस काम के लिए। फैसला जो है उस पर इमरान खान साहब ने करना है कि क्या उस तरीके से जाना है, इस तरीके से जाना है। नॉर्मल ब्रीफिंग है, जैसे वजीर देते हैं, काबीना देती है, ब्यूरोक्रेट्स देते हैं, वैसे फौज में भी दी। तो दिस इज बिजनेस एज यूजुअल, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो ज़बरदस्त एफर्ट और इकदाम थे, अनडाउटेडली वज़ीर आज़म की क़यादत में, वो रिमार्केबल है और उनको इतना खराज तहसीन पेश कर सकते हैं हमें कराची। और मीडिया की भी सपोर्ट का, तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ इस मुद्दे पे हम यूनाइटेड थे। चौधरी निसार अली खान साहब को सुन लें, आप उनको हलफ लेने क्यों नहीं दे रहे? सुनाइएगा जी जरा। इलेक्शन कमीशन को भी उसकी कॉपी भेजी और दिन मुतय्यन था, मगर आज ये कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौकफ बिल्कुल गलत है। जो भी चेयरमैन होता है उसके पास कुल इख्तियार होते हैं स्पीकर के। ये मेरा अपना भी ख्याल चौधरी साहब यही है कि ये जो जवाब था ये अजीबोगरीब था, इसलिए शायद स्पीकर पंजाब असम्बली खान मोहम्मद भट्टी साहब को बाद में ये स्टेटमेंट जारी किया कि जनाब नहीं, वजह ये थी कि हाई कोर्ट्स में कोई पटिशन ज़ेर समात हैं और हम चेक कर रहे हैं कोई हुक्म इम्तनाई तो नहीं। मोहम्मद भट्टी साहब अब भाग गए इससे जी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी वो हम पटिशंस का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पटिशन का काम है पटिशंस का इंतजार करना। अगर एक बंदा है वो हलफ लेने नहीं आया 3 साल, उसने गलत किया, उसको अपने हल्के को छोड़ना नहीं चाहिए था, असम्बली में आना चाहिए था या इलेक्शन ना लड़ते। लेकिन अगर आ ही गए हैं और आपने डी सीट नहीं किया, अभी उनको यानी सीट कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि वो हट चुके हैं, जी हाँ, तो आ गए हैं तो उनको आज हलफ देते। पहले आपकी सानिया कामरान आई हैं तो वह पैनल वाले चेयरमैन ने उससे हलफ लिया, तो आज वहाँ ये कहते रहे, बाद में ये कह दिया। ये इस तरह की, यही तो वाडा साहब से हमारा तनाज़ा है कि जनाब आप असल इशू पर आए, मूव टू द पीपल, आम आदमी की तरफ जाए। ये झूंगिया ना, ये लौंडे लपाड़ियां दे कम्मा ना कुछ मिलना नहीं है। आप भी सीधा सीधा अवाम की खिदमत के जज्बे से मैदान में उतरे। और ये जो रोज़ रोज़ आप धमकियां देते हैं हम असम्बली तोड़ देंगे, भाई किसका ये इसमें फ़ायदा है? आपका तो नुकसान ही नुकसान है। आपको 2 साल पूरे करने चाहिए और उसके बाद अपनी कारकर्दगी ऐसी दिखाएं कि लोग आपको वोट दें। आप हर वक्त जो बंदा मिलता है वो जी ऐसा है। अच्छा, पहले इनका बड़ा था जी साबिर शाकिर साहब कि इमरान खान जो है वो ईमानदार नहीं है। अब भाई वो ईमानदार नहीं है
ईमानदार उनसे बड़ा कोई नहीं है, सारे ये कहते बेईमान नहीं है। हैविंग सेड दिस, अब हर चौथे दिन एक नया स्कैंडल आ जाता है, कभी रिंग रोड आ जाता है, कभी लाहौर रिंग रोड आ जाता है, कभी कोई चीज आ जाती, कभी शुगर में माफिया। अब किस किस चीज का रोना रोए हम? देखिए साबिर साहब, गुलाम हसन साहब जो कह रहे हैं, कौन सा स्कैंडल है मुझे नहीं पता जिसके अंदर वजीर आजम की कोई इन्वॉल्वमेंट है, वुज़रा की कोई इन्वॉल्वमेंट का अंदिया और शक है। नंबर एक, हुकूमत वो शक की बुनियाद पे प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उसका नोटिस लेकर रोक के इंक्वायरी कर दिए। वो हट गए अपनी कुर्सियों से कि जी जो करना कर लें, अगर साफ है तो हम आ जाएंगे, नहीं साफ है तो जेल में जाएंगे, और किसी की जेब में कोई पैसा नहीं गया। और इस स्कैंडल के अंदर जब प्रोब करते हैं तो कहते हैं, यही मीडिया कहता है हौला करें, जब प्रोब ना करें तो कहते हैं मिले में। किस जगह पे खुश है सर? हमारे जिंदा रहने पे खुश है, सांस कम लेने पे खुश है, किस पे खुश हो सकता है? नंबर एक। नंबर दो है कि मुझे नहीं पता चौधरी साहब किस बात के ऊपर कह रहे हैं कि असेंबलियां तोड़ने की किसने बात की है, मुझे नहीं पता। तो कल भी वज़ीर आज़म ने कल भी यही कहा कि इक़्तिदार की हमें कोई परवाह नहीं, बजट मंजूर होता हो नहीं होता ना हो। सर मैं तो कहा इमरान साहब, खान साहब की कमजोरी नहीं है इक़्तिदार, ये उनकी स्ट्रेंथ है। नहीं, ये बात है कि ये जो असेंबली तोड़ने की बात की जाती है बार बार, असद उमर साहब भी कर चुके हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कर चुके हैं, तो नहीं वज़ीर ख़ारजा नहीं कर चुके, वज़ीर ख़ारजा भी कर चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कर चुके हैं कि भाई अपोजिशन बेंचों पे सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है तो करें। साबिर साहब तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे करप्शन के खिलाफ, नहीं हम नहीं करेंगे। मैं ये अगर साबिर साहब अगर तहरीके इंसाफ के डाई हार्ड्स का नाम आता है, सही आता है गलत आता है, प्रोब उनको किया जाएगा, वो अगर ठीक होंगे कंधे में बिठा लिया जाएगा, नहीं होंगे जेल की सलाखों में पीछे जाएंगे, सिंपल है दैट। उसके लिए अगर कोई तगड़ा ग्रुप खड़ा होता है और ब्लैकमेल करता है और कहता है हम गिरा देंगे, फेडरल गवर्नमेंट गिरा दे जी, 100 बिस्मिल्लाह भी गिराए। ठीक है चौधरी साहब। अच्छा साबिर शाकिर साहब, आप बीच में ना आए, मेरे दोस्त है फैसल वाडा, तो मैं अगर इनको स्ट्रेट पूछना चाहता हूँ, खुदा को हाजिर नाज़िर जान के ये कहे, ये कहते हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, आया ये जहांगीर तरीन ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल हुए या नहीं हुए? नहीं, इसका सीधा सीधा दो नहीं हुए सर। मैं आपको बताता क्यों नहीं हुए। देखिए जहांगीर तरीन ग्रुप जिसको कहा जा रहा है, उसमें उनकी रिजर्वेशन थी, अपने चेयरमैन से थी, उन्होंने डे 1 से कहा हमारा लीडर इमरान खान है, हमारी बात खत्म हो गई। वो समझौता करके अपना गुबार निकाल के अपनी डिस्कशन करके सुबह का भूला, शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं, वो घर आ गए। ये एक फैमिली है, फैमिली थी, फैमिली रहेगी। इमरान खान के ऊपर ना वो समझौता करें ना हम करें, इमरान खान के ऊपर बात आएगी तो फिर हम आपसे कहेंगे कि फिर बात है। और सर ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की? उन्होंने डे 1 से बगैर उनके अनाउंस किए हुए, हमें पता था कि वो हमारे साथ खड़े, वो उन्होंने अगले दिन अनाउंस कर दिया। तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस तो आपका अपनी पार्टी के लोगों के अंदर था कि आप किसी सूरत में भी, देखिए मेरा तरीकेकार कंप्लेन करने का आपसे कुछ और होगा, मैं कमरे में आपके पास आऊंगा, आपके दफ्तर आऊंगा, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी निसार अली खान साहब ने जी आज एक और बात भी की कि वो क्यों हलफ उठाना चाहते थे और क्यों उनको रोका गया, वो हलफ उठाने की वजह भी बता रहे थे। ये एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है जिसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन का इजाफा किया जाए। अब अगर ऐसा हो जाता तो मैं, या जाहिर है कि मैं खुद तो इलेक्शन न लड़ता, मेरा नुमाइंदा इलेक्शन लड़ता, तो कहते कि एक तरफ इनको शकूक है निज़ाम पे, दूसरी तरफ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये तो मान गए, और दूसरी तरफ अगर न लड़ता तो ये मुखालफीन को एक फ्री हैंड देने के मुतरादिफ था, जो एक सियासी तौर पे नुकसान का, खास तौर पे जब जनरल इलेक्शन बहुत करीब हैं। तो इसलिए मैंने हल्फ लेने का फैसला किया। चौधरी साहब खास तौर पे जब जनरल इलेक्शन बहुत करीब हैं, चौधरी निसार साहब क्या कह रहे थे? नहीं वो अब वैसे ही 2 साल रह गए हैं ना, तो कोई कह रहा है जी फरवरी 2022 के बाद हो रहे हैं, कोई 23 में हो रहे हैं, कोई अपने टाइम फ्रेम दे रहे हैं। तो वो अब मतलब इस बजट के बाद तो यानी मतलब वो सफ़र जो है ना, वो अब फासला ज़्यादा इलेक्शन की तरफ जा रहा है, ना कि मतलब मज़ीद टाइम इनको मिलने वाला है। अब यही तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी प्लान क्या है सियासी? जी हमारी स्ट्रेटजी तो गुलाम हसन साहब बहुत जबरदस्त तरीके से लंदन में जाके हमले करवा रहे हैं। हमने तो सर हमारी स्ट्रेटजी जबरदस्त है। शहबाज शरीफ ये लोग का फैसला हुआ है, जो चौधरी निसार साहब आज कह रहे हैं उनको हल्फ हमारी तरफ से नहीं रुका, वो हो जाएगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। वो 3 साल बाद आए तो हम 3 दिन बाद भी तो कर सकते हैं, कोई मसला इतना बड़ा नहीं है। ये एक्चुअली गेम सारी है कि शहबाज शरीफ चौधरी निसार क्लैंग ने डिसाइड कर ली है कि वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अंडर गाइडेंस अब
अगला इलेक्शन ना लड़ेंगे, ना पार्टी को हाईजैक होने देंगे उनकी बेटी के तहत। तो ये सारा एक क्लैंग का वजन है। तो जो हमने सोचा था, अल्लाह की मेहरबानी है, वो अल्लाह ताला करके दिखा रहा है। 3 साल बाद चौधरी निसार साहब को याद आ गया उनको हेल्प लेना है ऑर्डिनेंस के लिए। नहीं सर, आप ना सेटल स्कोर करने जा रहे हैं क्योंकि आपने मरीम को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हम आपकी खुद भी मैं ज़ाती तौर पर इज्जत करता हूँ कि आप उन मुलाजमों में से नहीं है जो पीछे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। और शहबाज शरीफ साहब में फैसला हो गया कि शहबाज शरीफ, उनके बेटे चौधरी निसार, हम ख्याल ग्रुप नून लीग का मरीम नवाज को रिजेक्ट करता था, अब खुल के रिजेक्ट करेंगे। और नवाज शरीफ बाहर से बैठ के जेलों में इनको डलवा के खुद बड़ी बड़ी तकरीरें नहीं कर सकेंगे। ये प्लान का हिस्सा है, इसलिए हेल्प किया जा रहा है और ये हेल्प हो जाएगा। वो 3 साल बाद है, हम 2-3 साल कर देंगे। ये जो JKT ग्रुप है, सुना है ये भी आगे अगले इलेक्शन में इस तरह इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साबिर साहब देखें, एक बाहर मुल्क के अंदर ना एक बहुत ज़बरदस्त जगह में केक मिलता था। उस केक के डब्बे के साथ जो रैपर होता था ना, उसके नीचे अक्सर लोग केक निकाल के खा लेते थे, लेकिन बाद में जब थैले को देखा था तो उसके अंदर बड़ी हरी मिर्ची होती थी। ये सवाल और ये मेरा कोट आप अपना रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जब बैठेंगे तो हम इसको यहीं इन मिर्ची और केक, मीठे केक से शुरू करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि इनको मिर्चें मिलेंगी? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने तो आपको एक मिसाल दी। केक आप खाएंगे, अगला केक भी आपका है? सर अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है। नहीं तो भाई आपने ये मिसाल दी है ना। मैंने मिसाल किसी वजह से दी है सर, अगले प्रोग्राम में हम कर लेंगे ना सर जी। अगले प्रोग्राम में मीठा केक और हरी मिर्चों की बात। आज की तारीख आज है सर 24। JKT जो है ये हरी मिर्चें हैं या केक है आपके लिए? यार वो नवाज शरीफ सर JKT जो है वो PTI का हिस्सा था और है। तो नवाज शरीफ साहब पे आपने हमला करवाया। फैसल साहब एक सर हमारा निशाना अगर इतना बकवास और कमजोर है तो सर हमें शर्म आनी चाहिए। अगर कभी ऐसी कोई घटिया हरकत सियासी निशाने में तो हमें चित किया है, उसको भागना पड़ा है, लेकिन अगर हमने किया होता सर तो हम बहुत ही बड़े नालायक होते कि अब भी निशाना अगर हमारा चुक जाता। ये अपनी हरकतें गाड़ी रिकवर करने के लिए काम है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं